सुंदरवन एक ऐसा जंगल जहाँ प्रकृति खुद मुस्कुराती थी। फूलों की खुशबू, पेड़ों की हरियाली और नदियों की शीतल धारा, सब कुछ था वहाँ। जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर हंसते खेलते थे। पर इस जंगल का एक अनमोल हिस्सा थी, एक छोटी सी अनाथ चिड़िया चुन्नू। चुन्नू की माँ जंगल की रक्षक थी। कहते हैं उसने इंसानों से जंगल को बचाते हुए अपनी जान दे दी। माँ तो चली गई, लेकिन चुन्नू को उसका साथ हमेशा महसूस होता था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर उससे बातें किया करती थी। उसी जंगल में एक और अनाथ रहता था, एक शरारती पर सच्चा दोस्त, गप्पू बंदर का बच्चा। चुन्नू और गप्पू बचपन के दोस्त थे। हर दिन मिलके जंगल की सैर, फूलों से खेलना, नदी में छलांग लगाना, एक खुशनुमा दुनिया थी उनकी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल में कुछ इंसान घुस आए और जंगल के पेड़ काटने लगे। हर तरफ से पेड़ गिरने चाहिए। पेड़ों को कटता देख चुन्नू घबरा गया और इंसानों को रोकने के लिए दूसरे जानवरों से कहा, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये जंगल हमारा घर है, हमें इसे बचाना होगा। अरे चुन्नू, कुछ पेड़ कट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जंगल तो अब भी बड़ा है। थोड़े से पेड़ के लिए इंसानों से दुश्मनी क्यों मोल लेना? लेकिन फर्क पड़ा, और बहुत बड़ा पड़ा। जंगल का संतुलन बिगड़ गया। नदियां सूख गईं, बारिश बंद हो गई, फल कम होने लगे और जानवर एक दूसरे के दुश्मन बन गए और आपस में ही लड़ने लगे। जानवर खाना, पानी, घर, हर चीज के लिए आपस में लड़ने लगे। जंगल की ये दुर्दशा देखकर चुन्नू बहुत दुखी था। उस रात वो अपनी माँ से आसमान में देख बातें कर रहा था। माँ, मैंने सबको समझाया पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो रहा है। उसी रात चुन्नू के सपने में उसकी माँ आई। चुन्नू, शेर की गुफा में एक जादुई आम की गुठली है। अगर तुम उसे धरती में लगाओगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगली सुबह चुन्नू ने सबको बताया, पर सबने उसका मजाक उड़ा दिया। हा हा, क्या चुन्नू जादुई गुठली? तुम सपने में रहना छोड़ दो। किसी ने चुन्नू की बात का भरोसा नहीं किया, सिवाय गप्पू के। चुन्नू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। चलते हैं। हम दोनों मिलकर जंगल को बचाएंगे। दोनों चले शेर की गुफा की तरफ। शेर से टक्कर लेना मतलब मौत को बुलाना। पर गप्पू ने योजना बनाई। मैं शेर सिंह का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम गुठली ले आना। चुन्नू को ये योजना पसंद आई और फिर गप्पू ने अपना काम शुरू किया और गुफा के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर सिंह, बाहर आ, तेरा सामना करने आया हूँ। तुम्हें हराकर तुम्हारे गुफा में कब्जा करने आया हूँ। गप्पू की ललकार सुन शेर गुफा से बाहर आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ललकार रहे हो, लगता है जान प्यारी नहीं है। वो तो देखा जाएगा। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जो जीता आज से ये गुफा उसका। शेर सिंह गप्पू की बातों से गुस्सा हो गया और उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तभी चुन्नू, जो पेड़ पर इसी पल का इंतजार कर रहा था, वो चुपके से गुफा में घुस गया। चुन्नू ने अंदर जाकर इधर उधर खोजा और गुफा की छत पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास गया तो देखा कि वो एक आम की गुठली थी। मतलब माँ सच में मेरे सपने में आई थी। ये जादुई गुठली सच में है। इधर गप्पू शेर सिंह को अपनी ओर आते देख पेड़ में चढ़ गया और पीछे चुन्नू जादुई गुठली लेकर बाहर आ गया और दोनों वहाँ से भाग गए। शेर सिंह, आज रहने दो, मैं बाद में आऊँगा। तब तक गुफा तुम्हारी। हा हा हा। दोनों वहाँ से भाग गए और जंगल के खाली हिस्से में दोनों ने जमीन खोदी और गुठली को लगाया और तुरंत वहाँ एक पेड़ उग आया जिसमें ढेर सारे आम लग गए। कुछ आम जमीन पर गिरे और उनसे और पेड़ उगने लगे। जंगल बच सकता है। जंगल के जानवरों ने नए पेड़ देख खुश हो गए। उन्हें पेड़ों की अहमियत समझ में आ गई थी। सबको लगने लगा कि अब जंगल में सब ठीक हो जाएगा। सभी खुश थे और पेड़ के गिरे हुए आम जमीन में लगाने लगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ जंगल में उग सके। लेकिन एक दिन गाड़ियों की आवाज वापस आई। इंसान लौट आए। ये पेड़, ये हमारी नजरों से कैसे बच गए? चलो काट लो इन्हें भी। रुको, मैं तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने दूंगा। सामने से हट जा चिड़िया, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहले भी एक बार एक चिड़िया ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, पर बेचारी को जान से हाथ धोना पड़ा। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना हो। ये सुन चुन्नू समझ गया कि उसकी माँ को इन्हीं इंसानों ने मारा था। वो गुस्से से लाल हो गया। मतलब तुमने ही मेरी माँ को मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुन्नू ने उड़ते हुए इंसानों पर हमला बोल दिया।
गप्पू भी उसका साथ देने लगा। इंसान चुन्नू को पकड़ना चाहते तो चुन्नू उड़ जाता और इंसान आपस में ही टकरा जाते। गप्पू पेड़ से उछल उछल के उन पर वार करने लगा। उनका मालिक ये देख गुस्सा हो गया और एक जाल लेकर चुन्नू और गप्पू के ऊपर फेंका। में दोनों कैद हो गए। अब कोई नहीं बचा सकता तुम दोनों को। काट दो सब पेड़। इंसान पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ने लगे। उधर जंगल के कुछ जानवर छुप के ये सब देख रहे थे। चुन्नू और गप्पू को कैद और इंसानों को पेड़ की तरफ बढ़ते देख भेड़िए ने कहा, अब भी नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी चिड़िया और बंदर हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम चुप हैं। हम एक बार फिर से अपना जंगल नहीं खो सकते। इंसानों को भगाना होगा, चुन्नू को बचाना होगा। जंगल के जानवर इस बार एक हो गए थे। उन्होंने मिलकर इंसानों पर हमला बोल दिया। इतने सारे जानवर देख इंसान डर गए और वहाँ से भाग गए। जानवरों ने चुन्नू और गप्पू को आजाद किया और सबने उनका शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद चुन्नू, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम जंगल के पेड़ नहीं कटने देंगे। कुछ ही सालों में जंगल वापस हरा भरा हो गया। नदियाँ फिर से बहने लगी, फल लगने लगे और जंगल में एक बार फिर से खुशी छा गई। माँ, हमने जंगल बचा लिया। ये कहानी एक समय की है। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, सिवाय एक जानवर के, गज्जू के। गज्जू एक शक्तिशाली हाथी था जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। अपने घमंड में वो इतना चूर था कि वो किसी की नहीं सुनता था, जिससे सारे जानवर उससे डरते भी थे और परेशान भी रहते थे। एक बार की बात है, गज्जू अपने ही मस्ती में जा रहा था। तभी उसे प्यास लगी और वो पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। इतनी तेज प्यास लगी है मुझे और कहीं पानी भी नहीं दिख रहा। कुछ देर खोजने के बाद गज्जू को एक छोटा सा पोखर दिखा जिसमें थोड़ा पानी था। गज्जू पानी देखकर खुश हो गया। मिल गया पानी। गज्जू पानी पीने के लिए पोखर के पास गए और जैसे ही अपनी सूंड पानी पीने के लिए बढ़ाई, पानी के अंदर से कुछ मेंढक बाहर आ गए। रुक जाओ गज्जू भैया, इस पोखर में ज्यादा पानी नहीं है। अगर तुम इसे भी पी जाओगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमें बेघर मत करो। मेंढक की बात सुनकर गज्जू को गुस्सा आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ और तुम छोटे मोटे मेंढक, और तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। मैं तो यही पानी पीऊंगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर गज्जू भैया, हमारा क्या होगा? कृपया ऐसा मत करो। मेंढक गज्जू से विनती करते रहे, पर उसने अपने घमंड में उनकी एक न सुनी और देखते ही देखते पोखर का सारा पानी पी गया और पोखर सूख गया। मेंढक बेघर हो गए और दुखी भी, और गज्जू अपनी मस्ती में आगे चला गया। ये गज्जू ने अच्छा नहीं किया। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वो इतना शक्तिशाली है। गज्जू हमेशा ऐसा ही करता था और वही उस दिन भी हुआ जब उसका सामना जंगल के बंदर डमरू से हुआ। डमरू एक केले के पेड़ पर चढ़कर केले खा रहा था। तभी वहाँ गज्जू आ गया। पेड़ पर केले देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, केले देखकर ही मुंह में पानी आ गया। आज तो पेट भर के खाऊंगा। गज्जू तुरंत केले के पेड़ के पास पहुंच गया, पर वहाँ डमरू को केले खाते देख वो गुस्सा हो गया। डमरू, ये केले मैं खाऊंगा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। चले जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई भाई? मैं पहले से यहाँ केले खा रहा हूँ। जंगल में और भी केले के पेड़ हैं, वहाँ जाके खा लो। मुझे भी भूख लगी है। जंगल के फलों पर सबका अधिकार है। क्या कहा? सबका अधिकार? इस जंगल में जो भी है उस पर सबसे पहले अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे बलवान जानवर हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर जीत जाओ और भगा दो मुझे यहाँ से, या फिर खुद भाग जाओ। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ गज्जू, पर देखना एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जब मिलेगा तब देख लूंगा, अभी तो मुझे ये फल खाना है। बेचारा डमरू वहाँ से चुपचाप भूखे पेट चला गया, पर गज्जू को हमेशा की तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह समय बीतता गया। गज्जू का दिन ब दिन जंगल के जानवरों को परेशान करना बढ़ता ही गया। सब लोग उससे परेशान थे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। फिर एक दिन गज्जू जंगल में सैर कर रहा था। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखा जिसमें ढेर सारे आम लगे थे। गज्जू आम देखकर खुश हो गया और आम खाने के लिए पेड़ की डाल को अपनी सूंड से जैसे ही खींचना चाहा, उसे एक आवाज सुनाई दी। गज्जू भैया रुको, ऐसा मत करो, इस पेड़ में मेरा घर है। यह आवाज कालू कौवे की थी, जो उस पेड़ के घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहता था।
उसने गज्जू को पेड़ हिलाने से मना किया, पर गज्जू कहाँ मानने वालों में से था। मैं क्यों रुकूं भला? ये आम खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गज्जू ने बिना कुछ सोचे समझे पेड़ की डाल को इतनी जोर से खींचा कि पूरा पेड़ हिल गया, जिससे घोंसले में बैठे कालू कौवे के बच्चे पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो गए। अपने बच्चों को घायल देखकर कालू कौवे को गज्जू पर बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारी शिकायत शेर सिंह से करूंगा। क्या कहा? शेर सिंह? अच्छा मजाक था। अरे शेर सिंह भी मुझसे डरता है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? कालू का मजाक उड़ाकर घमंडी गज्जू वहां से चला गया। भाइयों, इस गज्जू का कुछ करना होगा। उसकी दबंगई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक हम ये अत्याचार सहते रहेंगे? पर हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, वो इतना शक्तिशाली है कि हमारा उसके सामने क्या मुकाबला। वो इतना बड़ा और खतरनाक है कि उसके पास जाने में भी डर लगता है। दोस्तों, तुम शायद भूल रहे हो कि एकता में कितना दम होता है। अरे एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर जब लकड़ियों का गुच्छा हो तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। भूल गए? बात तो सही है, पर हम उसे मजा चखाएंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए हमें सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। कालू कौवे की बात से सब सहमत हो गए। कालू ने अपना प्लान सबको बताया, जिससे गज्जू के घमंड को तोड़कर उसे सबक सिखाया जा सके। सब लोग चुपचाप गज्जू का इंतजार उसी जगह कर रहे थे जहां वो रोज खाना खाने के बाद आराम करने आता था। तभी रानी मधुमक्खी वहां उड़ते हुए आई और बोली, गज्जू इधर ही आ रहा है। ठीक है रानी मधुमक्खी, जैसे ही गज्जू आराम करने के लिए लेटे, तुम लोग अपना काम शुरू कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। प्लान के मुताबिक रानी मधुमक्खी ने अपने कुछ दोस्त मधुमक्खियों को वहां बुला लिया और पेड़ पर बैठकर गज्जू का इंतजार करने लगी। रोज की तरह गज्जू उसी पेड़ के नीचे आराम करने आया, वहीं लेट गया। उसके लेटते ही मधुमक्खियां उसके कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी और मधुर संगीत निकालने लगी। ऐसी मधुर संगीत सुनकर गज्जू खो गया और अपनी आंखें बंद करके संगीत का मजा लेने लगा। डमरू भैया, अब तुम्हारी बारी है। कालू कौवे का इशारा पाते ही डमरू बंदर चुपके से गया और हाथ में मिट्टी लेकर आंखें बंद किए हुए गज्जू की आंख में डाल दी। गज्जू की आंख में मिट्टी जाते ही उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। ये क्या किया? किसने किया? किसको अपनी जान प्यारी नहीं? छोड़ूंगा नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गज्जू परेशान होकर इधर उधर भागने लगा और कभी पेड़ों से तो कभी पत्थरों से टकराने लगा। गज्जू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेंढक भैया, समय आ गया है गज्जू को उसका सबक सिखाने का। अब तुम लोग शुरू हो जाओ। मेंढक अपने दोस्तों के साथ पास में बने एक गड्ढे में चला गया और वहां से टर टर की आवाजें निकालने लगे। अगर मैं मेंढक की आवाज का पीछा करूं तो पानी तक जरूर पहुंच जाऊंगा। गज्जू मेंढक की आवाज का पीछा करते हुए गया और सीधे गड्ढे के अंदर घुस गया। कालू कौवे की योजना सफल हुई। सब लोग गड्ढे के बाहर आकर गज्जू से बोले, क्या हुआ गज्जू, गड्ढा नहीं दिखा? खैर, तुम तो बहुत बलवान हो, खुद ही निकल जाओगे इस खड्डे से। इसको इसकी सजा मिल गई, चलो यहाँ से। हाँ, मेरा बदला भी पूरा हुआ। चलो चलो। गज्जू को गड्ढे में छोड़कर सब लोग वहां से चले गए। गज्जू रात भर गड्ढे से निकलने का प्रयास करता रहा, पर सफल नहीं हुआ। वो मदद के लिए पुकारता रहा, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये सब मेरे कर्मों का फल है। सच कहते हैं, जो दूसरों का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। लगता है इसी गड्ढे में मेरी जान चली जाएगी। गज्जू रोता रहा, चिल्लाता रहा और सुबह हो गई। सुबह सभी जानवर वहां आए और देखा कि गज्जू बाहर निकलने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है। क्या हुआ गज्जू, तुम अभी भी गड्ढे में हो? मुझे माफ कर दो कालू, अपने घमंड में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ। गज्जू का पछतावा सुनकर सभी जानवरों को उस पर दया आ गई। लगता है गज्जू को अपना सबक मिल गया है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आखिर है तो ये हमारे जंगल का एक सदस्य ही। सही कहा, पर हम इसे यहाँ से कैसे निकालें? वैसे ही जैसे इसे नीचे गिराया था, एक साथ मिलकर। मेरे पास एक योजना है, तुम लोग यहीं रुको। रानी मधुमक्खी उड़ते हुए वहां से गई और चूहों को बुला लाई। चूहों ने भी गज्जू पर दया दिखाई और देखते ही देखते पास की झील से एक सुरंग बना दी, जो सीधे गज्जू के गड्ढे तक आती थी। झील का पानी गज्जू के गड्ढे में भरने लगा और पानी भरते ही गज्जू गड्ढे से बाहर आ गया और सबसे माफी मांगी। तुम लोगों ने दिखा दिया कि एकता में कितना बल होता है। आज से मैं भी
सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा। पहले की भूल चूक को माफ कर देना। सबने गज्जू को माफ कर दिया और फिर गज्जू हंसी खुशी जंगल में सबसे मिलजुल कर रहने लगा।